हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वन शॉट में कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने पूरा चेक कर लिया, इट रिक्वायर्स द 2 शॉट्स। इस पूरे चैप्टर को किल करने के लिए 2 शॉट्स की ज़रूरत है। सो वी विल क्रिएट द 2 पार्ट्स। हम इसको नाम जरूर दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वन शॉट वीडियो, बट इट विल बी इन 2 पार्ट्स। टुडे इज़ द 30th और उसके बाद में अल्टरनेट डेज में फिर एक और पार्ट सेकेंड इसका आने वाला है, राइट। सो स्पेशली आपको मालूम है कि हम जेई मेंस के लिए ये सीरीज चलाई हुई है मैंने, तो ध्यान रखिए कि जो बच्चे 11th में हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाह रहे हैं वो ये सीरीज ज्वाइन ना करें, बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें बहुत ही एक्सक्लूसिवली जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए है। सो बहुत ही शॉर्ट में हम क्रैश कोर्स भी हम बोल ही रहे हैं इसको, तो उसी तरह से चल रहा है, ठीक है गाइस। सो अगर आप देखना चाहते हैं टोटल पार्ट्स तो इसी चैनल पे आपको क्लास 11 ये जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 मैथ्स के नाम से है, और वहाँ पे आप जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर्स and you will get the 55 parts guys there. टोटल 55 पार्ट्स में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिक उसको कवर किया है। आपको ज़रूरत है जो बच्चे 11th में हैं वो वहाँ जाके देखिए पहले, उसके बाद में ये वाली सीरीज़ बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। ये एक्सक्लूसिवली जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया एक बार, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें, बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, वो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आइटा वाई हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। सो व्हाट इज द x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों रियल होते हैं। इसमें आइटा ठीक है, आपको मालूम है कि आइटा अंडर रूट ऑफ -1 होती है वैल्यू, राइट, बट बोथ दीज नंबर्स आर द रियल नंबर्स। लेकिन x को हम किस तरह से लिखते हैं, x को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए y इमेजनरी पार्ट ऑफ z का मतलब ये नहीं है कि इट इज अ पार्ट ऑफ z, ये पूरा इतना पोर्शन प्योरली इमेजनरी बनता है, राइट, लेकिन उसका ये एक पार्ट है और इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, नॉट इटसेल्फ ए इमेजनरी नंबर। y is a real number, see here x and y both are the real numbers, लेकिन इसमें जो इसकी जो वैल्यू है y को इसीलिए हम बोल रहे हैं पार्ट ऑफ z, नॉट इटसेल्फ इज ए इमेजनरी नंबर, राइट। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये यहाँ कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है। हम जब ये चीज़ लैंग्वेज बोलते हैं कि x और y क्या है, दिस इज कॉल्ड द x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, इटसेल्फ x इज रियल, y is called the imaginary part of z. z, what is the z? z is a complex number, right? वो उसका part of z है, imaginary part of z है, right? तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, एक चीज़ तो ये जो बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं उन सभी को हम आज यहाँ पे देख लेते हैं पहले, उसके बाद में वर्कआउट करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, कई बार गाइस ऐसा लिखा होता है अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b, ठीक है। अगर a और b रियल है मान लीजिए, तो अगर इसको आप गलती से रूट में बोले, ये नंबर रूट में मल्टीप्लाई करके आप इसको अगर यदि लिख लेते हैं, बोला माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इज द रूट ए बी, नाउ दिस इज रॉन्ग हियर, इस तरह से इसको नहीं लिखना होगा। सो व्हाट इज द रियल वैल्यू हियर? तो ये जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b, अंडर रूट ऑफ -1 आइटा पहले बाहर निकल के आ जाएगा गाइस, आइटा अंडर रूट ऑफ a लिखेंगे, इसको भी आइटा अंडर रूट ऑफ b लिखेंगे, देन इट इज आइटा स्क्वायर, दिस इज आइटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आप रियल नंबर को रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इमेजनरी नंबर को नहीं कर सकते, तो इस तरह से लिखा जाएगा, और आइटा स्क्वायर माइनस होगा -√ab। तो देखिए जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b, उसकी वैल्यू -√ab बनती है, दिस इज द राइट वैल्यू, राइट। तो इन बातों को ध्यान रखिए, अगर इमेजनरी नंबर को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले नंबर बाहर आएगा और उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा, ये आप करेक्शन ध्यान रखेंगे। अच्छा,
तीसरी जो माइनर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें, ठीक है, तो वो ये कि अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ दे आर नॉट प्योरली रियल, इन दैट केस यू कैनॉट से कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. सो इन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z1 is a complex number a plus iota b and z2 is the c plus iota d, तो you cannot say z1 is greater than z2. इस तरह की कंडीशन जो है कभी भी ये छोटा बड़ा मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इनइक्वलिटी साइन जो है इस फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता. यू कैनॉट कंपेयर बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये नंबर बड़ा है, क्योंकि नंबर इमेजनरी पार्ट वो कंटेन कर रहा है. ठीक है, जब इमेजनरी पार्ट कंटेन कर रहा है तो ऐसे केस में आप नहीं बोल सकते कि ये छोटा बड़ा, राइट. तो ये वाली चीज़ गलत हो जाती है. बोला इनइक्वलिटी तो में तो हम पूरा पढ़ते हैं, ऐसा आएगा आगे, ठीक है आएगा, बट वो कंडीशन जो है वो अलग है, किसी लोकस को वो इंडिकेट कर रहा है, राइट. बट इट इज़, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि z1 इज़ ग्रेटर देन z2 या z1 लेस देन z2, इस तरह की बात बिटवीन द इमेजनरी नंबर्स, राइट. तो ये तो देखिए छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हो गए हमारे. अब हम आते हैं हमारे मेनली हम लोग पहला पॉइंट जिसको मैं चाहूँगा कि आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b और स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, तो बस डायरेक्टली आप याद रखेंगे फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट बताएंगे, तो वो ध्यान रख के आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेफिनेटली दो नंबर्स आने चाहिए. तो वो दो नंबर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो वो पॉइंट सीखने का है शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे, कि इसका आपने रूट लिया लेट a प्लस आइटा b और इसको लिखा आपने x प्लस आइटा y. लेट से कि जब हम किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट लेते हैं तो वो बन के हमारे पास में x प्लस आइटा y के फॉर्म में आया है, ठीक है ना. तो ये जो वैल्यू है गाइस, ये आपको मालूम है कि इस तरह से लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 एंड दिस इज द प्लस माइनस आइटा, दिस इज मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2. इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है. व्हाट इज द मॉड z? मॉड z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. मॉड z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इस जगह भी प्लस माइनस आएगा. अब हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिसाइड करना है भाई. इस तरह से अगर हम लिखने वाले हैं, सो वी कैन राइट द टोटल 4 रूट्स, बट 4 रूट्स नहीं होंगी. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि आपने स्क्वायर रूट किया है, सो यू विल गेट द 2 रूट्स, 2 ही रूट्स मिलेंगे. तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, वो इस वैल्यू पे डिसाइड होते हैं. अगर आप इसका पूरा लॉन्ग डेरिवेशन आप देखेंगे तो यहाँ जब हम स्क्वायर करते हैं और कंपेयर कराते हैं तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है ड्यूरिंग द डेरिवेशन. गाइस ड्यूरिंग द डेरिवेशन एक चीज़ आती है कि जो b की वैल्यू है वो 2xy के इक्वल बनती है, ठीक है ना. तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, ये इस बात का डिसाइडर बनता है कि यहाँ पे हमें प्लस प्लस लेना है, प्लस माइनस लेना है, माइनस प्लस लेना है, या दोनों माइनस लेना है. सो वो चीज़ का डिसाइडर कौन है, दैट इज द b वैल्यू. b इक्वल टू 2xy से बनता है, तो x ये पूरा पोर्शन है, x ये बनेगा. जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये पूरा पोर्शन x क्रिएट कर रहा है, और ये जो आइटा का कॉफिशिएंट है ये दैट इज द y वैल्यू, राइट. ये y वैल्यू है, और x और y को हमें या तो हम प्लस 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 माइनस, हम 4 तरह से ले सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस. देयर कैन बी 4 वेज, बट आउट ऑफ 4 2 विल बी राइट, 2 हमें डिस्कार्ड करने पड़ेंगे. तो वो कौन से, वो इसी वैल्यू पे डिसाइड होते हैं, b पे. अगर देखिए b वैल्यू सपोज आपकी पॉजिटिव है और b वैल्यू नेगेटिव है, 2 केसेस में ले रहा हूँ, ठीक है. और यही शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए ध्यान से कि अगर b वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब आएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू 2xy के इक्वल बनती है, तो x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. तो ऐसे केस में x और y की बात चल रही है, x और y वैल्यूज़
x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या दोनों नंबर्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, या दोनों नंबर्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये किस केस में है? ये हमारा दो रूट बने जब x पॉजिटिव है। अब हम बात कर लें नेगेटिव। मान सपोज करो b नेगेटिव हुआ, ठीक है, b नेगेटिव हुआ तो b यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव आना है तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट मिला के नेगेटिव आता है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव रख लीजिए। तो उस तरह से यहाँ पे दो रूट्स बनेंगे, इसके एक्स वाई की वैल्यूज आएगी, या तो इसको प्लस लेने का या इसको माइनस लेने का, ये माइनस या प्लस, इस तरह से आप जो है वर्कआउट कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, सारा काम खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ समझ जाएंगे। ये बिल्कुल डायरेक्ट याद रखने के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए और इनमें वैल्यूज प्लेस करके तुरंत जो है आप निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। सपोज एक नंबर है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर एंड दैट नंबर इज, लेट्स से they have given the z to be the -6 -8 iota, -6 -8 iota and you have to find out the square root of that। तो आप डायरेक्टली पहले mod z कर लीजिए। सो अंडर रूट ऑफ 36 + 64 का ये 10 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे आपने जैसे ही इसका रूट लिखा -6 -8 iota, राइट, इक्वल्स टू, तो देखिए मैं अभी प्लस माइनस अभी वैल्यू इसकी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये प्लस माइनस लिखा रहने देता हूँ। दैट इज द 10 माइनस ए मीन्स यहाँ पे ये ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू -6 है और बी की वैल्यू आपकी -8 है, ठीक है। तो -a करना है तो प्लस a करना है तो -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस माइनस आइटा अंडर रूट ऑफ मॉड z इज 10 और यहाँ करना -a मीन्स ये माइनस हो रहा है तो माइनस ऑफ -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज प्लस माइनस ये हो गए 4/2 टू √2 प्लस माइनस आइटा 16/2 8 का रूट आ जाएगा 2√2, सो दिस इज 2√2, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे। अब देखिए यहाँ जो डिसाइड करना था बी वैल्यू के बेस पे आपको दो रूट निकालना है। आपके पास में चार तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, बट यू हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कौन से होंगे। तो बी वैल्यू को देखिए, बी वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। अब बी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हम जो x डिसाइड करेंगे x पॉजिटिव तो y नेगेटिव रहेगा, या x नेगेटिव रहा तो y पॉजिटिव रहेगा, इस तरह से आप लिख देंगे। सो द इसका जो रूट है -6 माइनस आइटा गाइस, सो आप या तो ये लिखेंगे इसको प्लस करके, इसको प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस लिखेंगे, सो -2√2 आइटा, और सेकेंड रूट ये लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख दें -2√2 और इसको फिर पॉजिटिव लिखेंगे 2√2 आइटा। इस तरह से ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 आएगा। और हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरे इस पोर्शन में सीखने की थी वो b = 2xy होता है, b = 2xy होता है। ये आप डेरिवेशन में चेक करना, डेरिवेशन में ये सारी बातें आती हैं जब हम डेराइव करते हैं रिजल्ट को, और ये शॉर्ट ट्रिक है सीखने की, याद रखने की कि किस तरह से दो सिलेक्शन लेने आउट ऑफ 4, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉन्जुगेट में करना क्या पड़ता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सपोज गिवन है z, इफ z इज गिवन x प्लस आइटा y, देन व्हाट इज द z बार। तो z बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो जाता है, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, राइट। सो -x माइनस आइटा y हो जाएगा, ये दैट विल बी द x माइनस आइटा y। अब इसको अगर हम आर्गन प्लेन पे अगर समझना चाहें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर रखा हुआ है z अगर यहाँ कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है z, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी द z बार हियर एट दिस पॉइंट, बिकॉज अगर ये x प्लस आइटा y है तो ये x माइनस आइटा y है। तो जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो क्या करता है, रियल एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेता है। मिरर इमेज लेने के बाद में z बार आएगा। अगर इसका फिर वापस एक बार और कॉन्जुगेट कर दें तो वापस वो पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप इसका z बार निकालेंगे तो ये आएगा, और इसका फिर वापस z बार कर देंगे, z बार का बार कर देंगे
सपोज यू आर डूइंग द जेड बार और जेड बार पे फिर एक और बार लगा दें तो वापस पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए हम प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वो यही देखते हैं, जेड बार कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेटेड नंबर इज अगेन वी गेट द जेड, राइट। ये प्रॉपर्टीज है, हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं इनको। सेकेंड, जेड प्लस जेड बार, अगर जेड है जेड बार दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x को 2 रियल पार्ट ऑफ z लिखोगे आप। अगर z माइनस जेड बार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आइटा y आएगा, तो 2 आइटा y को हमें पता है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिखते हैं। एंड इफ z इक्वल्स टू जेड बार कब पॉसिबल होगा, जब इमेजनरी पार्ट एब्सेंट हो, ठीक है, व्हेन z इज प्योरली रियल, राइट। एंड इफ z इक्वल्स टू माइनस जेड बार तो z इज ए प्योरली इमेजनरी नंबर, तभी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये x वाला पार्ट होगा नहीं और इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ में इक्वेट करेगा, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये यूज आती हैं, सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है इंपॉर्टेंट ये वाली है, इस चीज़ को आप यूज़ करते हो। दिस वन इज z इंटू जेड बार, तो z ये वैल्यू है, z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू बन जाती है अगर z आपने x प्लस आइटा वाई लिया है, सो दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, राइट। तो ये हम करते ही हैं। इसके बाद 7th प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज हम बहुत फास्ट रिवाइज कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। z1 प्लस z2 पे टोटल पे अगर बार लेंगे तो बार सेपरेट हो जाती है, ऐसा ही माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ आप उसको बार सेपरेट कर दीजिए। एक से ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिन पे ऐसा हो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। 8 अगर प्रोडक्ट में है, 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया हुआ है, उस पर बार लगाई हुई है, सो यू कैन सेपरेट द बार, राइट। मैंने 2 लिखे हैं, 2 से ज़्यादा भी पॉसिबल है, आप उसको इनमें सेपरेट कर सकते हो। ऐसा ही डिवाइड में भी होता है, z1 अपॉन z2 पे टोटल पे बार लगाया तो z1 बार अपॉन z2 बार आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ प्रोवाइडेड दैट z2 बार इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 10th ये है कि इफ z इज अ फंक्शन ऑफ z1 z2 z3, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस बात को जनरल वे में समझ लीजिए आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि इस तरफ राइट हैंड साइड में कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मिलने से बन रहा है, न्यूमरेटर में कुछ है, डिवाइड में कुछ है, हो सकता है रूट में कर रखा हो, पावर कर रखा है, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व्ड, दे आर डिफाइंड बाय द z, राइट। तो जब आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, बिकॉज z इज नाउ द फंक्शन, z is a function of so many complex numbers, so it means when you are taking the conjugate of that is the function of z bar, z1 बार, z2 बार, z3 बार, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बोलना है तो बोलेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ हो सकता है, डिनोमिनेटर में, या कहीं पे भी जितने भी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सभी का कॉन्जुगेट आप बनाते चलिए, तो जो z रिप्रेजेंट हो रहा होगा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पे एक पहले हम प्रॉपर्टीज़ पूरी कर ले, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, देन विल गो टू द एग्जांपल। सो गाइज ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ बाकी रह गई हैं 2-3। तो कॉन्जुगेट ऑफ z की z टू द पावर n पे अगर बार लग रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि z बार पहले कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद में उस पर n पावर करें। सो ये मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं, राइट। 12th ये बहुत ही यूजफुल होता है, ये रिजल्ट जब हम कई सारे डेरिवेशन लेते हैं तो z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 है, दिस कैन बी रिटर्न एज, बिकॉज यहाँ जो नंबर है हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ z, ये चीज़ हम लिखना जानते हैं, पहले हमने प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ होता है डेरिवेशन में, बहुत काम का ये रिजल्ट, कि आप इस पे क्या करेंगे, z1 एंड z2 बार पे बार लगा देंगे, इस पार्ट को ऐसे ही रखा, तो हमारे लिए अल्टीमेटली ये हो गया कि एक नंबर है z1 z2 बार और z1 z2 बार पे उस पर बार लग रहा है, तो ये इस आइडियल फॉर्म के साथ में सेट हो जाता है z प्लस जेड बार। तो इसको, इस रिजल्ट को इस आइडियल फॉर्म से कॉपी करके यहाँ लिखा जा सकता है
टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, राइट। तो ये एक रिजल्ट हुआ। और अगर हम चाहें कि इस वाले रिजल्ट को एज इट इज़ रखें, इसमें चेंज करें, तो Z1 यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसी रिजल्ट को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज द टू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। तो डिपेंड करेगा आप किस पे बार प्लेस करके और उस रिजल्ट को लिखना चाह रहे हैं। सो ये मैनिपुलेशन सारे मालूम होने चाहिए गाइज। जब हम कोई चीज़ डेराइव करते हैं या कोई लोकस गिवन होता है, लोकस को क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पोलर फॉर्म में एक नंबर रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है r e⁻θ और उस पर अगर डायरेक्टली अगर बार लग रही है, उसका कॉन्जुगेट करना है, तो जो इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, एज इट इज़ आप r e⁻θ लिखते हो। नेक्स्ट जो 14th प्रॉपर्टी है, x इक्वल्स टू z प्लस जेड बार बाई 2, y इक्वल्स टू z माइनस जेड बार बाई 2 आइटा वैल्यू बनती है दोनों को z प्लस जेड बार और z माइनस जेड बार, ठीक है। ऐसा करने से ही वैल्यू बनती है। इसका यूज़ ये है कि आप अगर कोई लोकस को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में ये चेंजेस डाल के आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्लियरली जो है आप दोनों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोकस ऐसे हैं जो कि ईजिली डिटेक्टेबल हैं। मान लीजिए ऐसा कोई लोकस आ जाता है सामने जिसको कि आप पहचान नहीं पा रहे, तो बेस्ट तरीका है कि उसको कार्टेशियन फॉर्म में सिलेक्ट कर लें, या कार्टेशियन फॉर्म से अगर कन्वर्ट करवा के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कोई लोकस दे रखा है, लोकस की इक्वेशन गिवन है और वो आपसे पूछ रहा है कि अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसके बाद में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि थोड़े टफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाएंगे। सो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 2 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा होल स्क्वायर। और सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ एक तरह का कि ये कॉन्जुगेट निकालना, जैसा हमने देखा एज पर प्रॉपर्टी, इसको अगर जेड बार करते हैं तो एवरीवेयर जितने भी जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स नज़र आते हैं उस जगह बार लगा दीजिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो जेड बार विल बी द इक्वल्स टू, जेड बार इज 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली मैंने साइन चेंज कर दिया, 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर हो गया। ये हम उसका कॉन्जुगेट बना चुके, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो डेफिनेटली उसको किस तरह से देगा, वो स्टैंडर्डाइज करके देगा। तो आप इसको एक काम कीजिए, 2 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय, इसको हम ओपन कर देते हैं, 1 प्लस 4 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर, तो -4 बनेगा। 2 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय -3, बिकॉज -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आइटा। एक काम करते हैं, माइनस नीचे से कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक 2 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ बनेगा 3 माइनस 4 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा। इसका कॉन्जुगेट जो है इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और उसको हमें करना होता है कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दैट विल गिव यू दैट इज द 3 to 6 प्लस 8 आइटा प्लस 3 आइटा, एंड दिस विल बी द 4 आइटा स्क्वायर -4। और नीचे गाइज हमेशा याद रखेंगे 9 प्लस 16, दिस इज 25 माइनस टाइम्स ऑफ, एंड दिस इज 6 माइनस 2 प्लस 2, तो -2 बन जाएगा, और 11, सो -11 आइटा बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय 25 बोथ साइड, सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो माइनस दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ दिस। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेट का भी हम लोग सिंपल स्टार्टिंग कर रहे हैं, और टफ क्वेश्चंस पे जैसे ही उतरेंगे तो उसमें कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और दूसरी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, अगर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में देखें, सो इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। अगर उसको आर्गन डायग्राम पे अगर बनाए, एंड इफ इट सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज देयर, और z अगर मान लीजिए x प्लस आइटा y है, तो ये खाली इसकी
डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द ऑरिजिन. सो दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ z एंड विच इज रिटन एज द रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट, तो ये बात क्लियर समझ आती है कि अगर यहाँ पे x कॉमा वाई, अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट हम x कॉमा वाई लिखेंगे उसके, ठीक है, और आर्गन ये डिस्टेंस एक्स वाई है, तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का ही 100% यूज होता है एंड इट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक है, तो ये चीज़ आई. और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो आपको बिल्कुल मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये चीज़ें सब याद होने चाहिए. रिजल्ट्स कभी कहीं पे भी कोई रिजल्ट यूज़ किया जा सकता है. लाइक मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू, अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालेंगे तो भी वही वैल्यू देगा गाइस. और किसी का अगर एडिक्टिव इन्वर्स, इसे हम बोलते हैं एडिक्टिव इन्वर्स, माइनस z का मतलब ये हो गया एडिक्टिव इन्वर्स, और उसका मॉड्यूलस दैट विल बी द सेम वैल्यू. एंड दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ एडिक्टिव इन्वर्स. एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ कॉन्जुगेट बोलेंगे, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ कॉन्जुगेट, यहाँ तक ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल अगेन गिव यू द सेम वैल्यू. राइट, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर. ये हमने रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है हर बच्चे को पता है, क्लियरली मालूम रहना चाहिए, जहाँ कहीं यूज़ हो जाता है पर्टिकुलर. अभी हम रिजल्ट ये वाला देखेंगे, इस रिजल्ट में भी सेम जो है यूज़ होता है. तो इनके प्रूफ डेफिनेटली नहीं लेंगे हम लोग, खाली फास्ट रिवाइज कर रहे गाइस इनको. ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये है कि जो मॉड्यूलस ऑफ z पे अगर नेगेटिव लगा दें, सो दैट इज रियल पार्ट ऑफ z लेस देन रियल पार्ट ऑफ z एंड इज लेस देन रियल पार्ट ऑफ z, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ z वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका माइनस लग गया, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और बीच में जो वैल्यू रहने वाली है वो है खाली x. तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर अगर रहा होता, एक्स स्क्वायर का रूट रहा होता, तो वो जो नेगेटिव है उसके साथ में अटैच्ड है, वो इससे स्मॉलर रहा होता. लेकिन ये वैल्यू और भी पीछे जा रही है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिजल्ट है. आप समझ सकते हैं इसको किस तरह से लिखा जाएगा. और यहाँ पे दिस वैल्यू इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एट द पॉजिटिव साइड. सो डेफिनेटली इस इनइक्वलिटी को समझा जा सकता है कि किस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, बीच में आप इमेजनरी पार्ट ऑफ z मीन्स y भी प्लेस कर सकते हैं. तो ये इनइक्वलिटीज है जब कभी यूज हो जाए. ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस तरह से हमने कॉन्जुगेट को सेपरेट किया था 100% वे में, उसी तरह से मॉडुलस को भी सेपरेट किया जा सकते हैं. अगर 2 या 3 से ज़्यादा कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हैं, सो यू कैन सेपरेट देम. मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इस तरह से किया जा सकता है. ठीक है, और ये सिक्स रिजल्ट ये है z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर. सो दैट इज z1 मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस z2 मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये बनता है. और इसका जो प्रूफ है वो इस वाले रिजल्ट से आता है, सेकंड वाले रिजल्ट से. इसको आपको याद होगा कि इसके डेफिनेटली हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे पूरा. ठीक है, मैं इसको हम ऐसा लिख पाएंगे z इंटू, बिकॉज इस वैल्यू का मॉड्यूलस ऑफ z इस नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे z की जगह आएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 पे बार लगेगी, और फिर उनको प्रोडक्ट करना होता है. उसके बाद में हमने कॉन्जुगेट का एक रिजल्ट यूज़ किया था, वो यहाँ पे प्लेस करना होता है. यूटिलिटी है कई सारे रिजल्ट्स की, कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, बता रहा हूँ मैं. माइनस अगर यहाँ रहेगा गाइस, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है. इन दोनों रिजल्ट्स को अगर ऐड कर देंगे तो आपका 7th नंबर रिजल्ट बन जाता है. ठीक है, सो सारे रिजल्ट्स मैं आपको एक बार दिखा दूं, फिर इस पे बेस हम क्वेश्चन लेने वाले हैं. सो गाइज, मॉड्यूलस में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी, और जो मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता है. वो कुछ वैल्यू दी होती है कि ये वैल्यू सो एंड सो है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट. तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और सेकंड कुछ वैल्यू की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो निकालने के लिए बोलेगा इन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ऐसे केस में बेस्ट होती है ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी. पहले हम इसके रिजल्ट समझें कि वो रिजल्ट किस तरह से होंगे. ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी को लिखने के लिए आप बिल्कुल वही जो 10th में आपने थ्योरम्स पढ़ी थी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड इन सब्ट्रैक्शन
in subtraction what happens if you subtract the two sides then third side becomes greater, right? बस इसी चीज का यूटिलाइजेशन है इस थ्योरम का और इस तरह से चार रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं। लेट्स सी कि मान लीजिए यहाँ पे z1 है और इसको हम लिखेंगे वेक्टर वाले फॉर्म में लिखेंगे। z1 है, सपोज दिस इज द वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर वी कैन क्रिएट टू दिस साइड, लेट्स से दिस वन, इसी साइड रख लीजिए, ठीक है। दिस इज z2 दिस इज b एंड उसको मॉड कर दिया हमने, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं वेक्टोरियली, लेकिन इस तरह से एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेंगे। पैरेललोग्राम ये हो गया, राइट, और इसको पैरेलल इसी तरह से कॉपी कर लेंगे। ये एक वेक्टर है, वेक्टर बना लिया ओ ए जिसका कि मॉडुलस जो है z1 मॉडुलस है, ठीक है। सो एंड सिमिलरली z2 है एंड सेकंड वेक्टर इज OB सॉरी, राइट। तो इसको पैरेलल या पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज द C पॉइंट, सो वी कैन राइट दिस इज z2, राइट। दिस इज द मॉडुलस लेंथ वाइज। और यहाँ जब हम वेक्टर ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द थर्ड साइड, राइट, and third side will be the z1 plus z2 modulus. So we can say this is the first triangle's inequality, z1 plus z2 modulus. This is the third side is always less than equals to sum of the two sides, right? ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसको बीच में माइनस भी प्रोड्यूस करें, माइनस मीन्स अगर आप z2 आप चाहते हैं कि इस तरफ नहीं लेकर के अगर इसको हम घुमा दें यहाँ पर पीछे तो ये हो जाएगा माइनस z2, बट लेंथ वाइज वो z2 ही रहेगा वेक्टर। एंड लेट्स से दिस द C डैश, राइट, और इसको हम ज्वाइन करें, ये z1 हो गया, z2 हो गया, सो दिस विल बी द OC डैश विल बी z1 माइनस z2 और उसका मॉड लगा दें, ठीक है। इसको वेक्टोरियली हम ऐड कर रहे हैं और लिखने के लिए उसकी लेंथ लिख रहे हैं खाली, ठीक है। ट्रायंगल से इनइक्वालिटी समझनी है खाली। सो यहाँ पे भी वही होगा गाइस कि z1 प्लस z2। अब देखिए ये वाली जो लेंथ है ये हम इसकी लेंथ ही काउंट करेंगे, बट ये वेक्टोरियली हमने इसको क्रिएट किया OC डैश को z1 माइनस z2, तो इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं कि z1 माइनस z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखिए मेन प्राइम रिजल्ट ये है, ये दो रिजल्ट ये दिखा देगा आपको, है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए वो ले लें, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द टू साइड्स z1 माइनस z2, और सब्ट्रैक्शन में डबल मॉडुलस लगाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि जो z1 मॉडुलस है वो लेंथ कम हो, लाइक 3, और सेकेंड जो लेंथ है मॉडुलस ऑफ z2 हो सकता है 5 हो। लगा जब हम 3 माइनस 5 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस पर भी मॉड लगाना है। और ऐसे केस में जो थर्ड साइड होगी, सब्ट्रैक्शन करेंगे, थर्ड साइड विल बी ग्रेटर, तो थर्ड साइड इस ट्रायंगल से, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, वहाँ दोनों से इसी चीज़ को लिखा जा सकता है। वी कैन राइट द z1 प्लस माइनस z2 एंड इन दैट केस दिस विल बिकम द ग्रेटर देन। तो इस तरह से चार रिजल्ट गाइज आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो z1 और z2 इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उनके मॉडुलस को वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है या ऐड कर रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा है देन यू हैव टू मेक थर्ड साइड ग्रेटर, राइट, और अगर ऐड कर रहा है तो इनको आप दो इंडिविजुअल साइड लेंगे एंड यू विल से, इसीलिए इसको ट्रायंगल से इनइक्वालिटी बोलते हैं कि इन द ट्रायंगल व्हाट हैपेंस, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिंपल फंडा है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। और एक रिजल्ट है, अगर इस तरह से वैल्यू दे रखी हो यहाँ पे z1 प्लस z2 की अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो आपको पता ही है कि ये दोनों का मॉडुलस इसमें सिंपली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर z1 प्लस z2 की मिनिमम वैल्यू लिखनी है तो एक के मॉडुलस में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में भी मॉड ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी जो है मॉड आ रहा है। सो इट मीन्स इट कैन नॉट गो इनटू द नेगेटिव साइड, ठीक है। तो दो चीज़ें ये हो गई, और एक और रिजल्ट हम लिखना चाहेंगे इंपॉर्टेंट, कि समटाइम्स दिस टाइप ऑफ रिजल्ट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। मैं ये शॉर्टकट फॉर्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इन चीज़ों को हम उसमें डेरिवेशन में नहीं जाने, अगर कहीं पे भी देखना है तो आप मॉडुलस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, 55 पार्ट्स हैं,
ठीक है, चैनल पे, और वहाँ पे जाके वहाँ पे देखिए कि उसका क्या पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन भी वहाँ पे गिवन है. सो इफ z प्लस 1/z, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल अगर सपोज a हो, राइट, और इस केस में आपको फाइंड आउट करनी है मॉडुलस ऑफ z मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 एंड a इज सम कांस्टेंट हियर डिवाइडेड बाय 2. और सेकंड लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/2. अभी यहाँ पे आप उस कंडीशन पे हम नहीं जाएंगे गाइस कि ये प्रूफ कैसे आया. इस प्रूफ के लिए आपको 55 जो पार्ट्स हैं वहाँ जाके देखना पड़ेगा, ठीक है ना. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं. अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस कर दें यहीं कहीं हैंड टू हैंड, दैट इज नोन द यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका कि मॉड्यूलस 1 होता है, राइट. सो इफ फॉर देखिए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह से हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, वेक्टर और उसके मॉड्यूलस से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, देन इट बिकम्स द व्हाट इज द ए कैप. ए कैप इज द ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर. इसी तरह से यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z. Now, if modulus of z is 1, then it is called the unimodular complex number. और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और उसका मॉड्यूलस 1 नहीं है और आपको यूनिमॉड्यूलर बनाना है, तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है और उसका मॉड्यूलस ऑफ z 1 नहीं है, एंड सपोज यू वांट टू मेक इट टू द यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. तो उसको क्या करेंगे आप, यूनिमॉड्यूलर, यूनि मीन्स 1, मॉड्यूलर मीन्स मॉड्यूलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनि सिंगल मॉड्यूलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, and this will be the complex number divided by its modulus. सिंपल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा है उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा दैट विल बी द यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इस पे ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी पे और मॉड्यूलस बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं. सो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मॉडुलस पे बेस्ड, और वही लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z रिक्वायर्ड वेयर z सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी. एक इनइक्वलिटी दी हुई है, एक्सपोनेंट ऑफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5√7 प्लस 9 आइटा मॉडुलस विद द बेस √2, एंड ये लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है. क्वेश्चन आपका 16 मार्च 2021 का है. तो पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट ले लेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ अगर इस तरह से लिखना है, सो एक्सपोनेंट ऑफ दिस नंबर, सो इसको मैं आगे लिखता हूँ जैसे ये n log m वाले स्टाइल में लिखा हुआ है. आप एक काम कर सकते हैं, e टू दी पावर सेम लिख देंगे एक बार. अगर मान लीजिए यहीं से स्टार्ट कर दें हम, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, बेटर टू अंडरस्टैंड दिस वन. सो मॉड z प्लस 3 एंड दिस इज मॉड z माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, और फिर उसका भी मॉडुलस ले लिया यहाँ पे इसने, e टू दी पावर है, और log दिस इज log टू बेस e, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे n log m लिखा होता है, n log m, तो 2 की पावर इसको इस पे चढ़ा देंगे, ठीक है. e टू दी पावर log 2 टू दी पावर दिस नंबर, और इस नंबर को अभी मैं m लिख देता हूँ कुछ भी शॉर्ट करने के लिए, ठीक है.
और यहाँ पे आप एक काम करेंगे log ऑफ √2, ठीक है, और इसका मॉड ले लेंगे. सो दिस इज 25 इंटू 7, 175 प्लस 9 9 जा 81, 6 256 का रूट लेंगे 16 आएगा. तो इसका जो मॉड हो गया वो 16 हो गया गाइज. यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है स्ट्रेट फॉरवर्ड. लॉग के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पता होनी चाहिए. 2 टू द पावर 4 इसको 2 की पावर में लिख लेंगे और ये 2 की पावर हाफ हो जाता है. और आपको पता है जो पावर वाले नंबर्स हैं वो डिवाइड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से लिखेंगे 4/1/2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा ये. एंड दिस विल बी द log 2 base 2 विच इज़ 1. तो इस जगह पे ये पूरी वैल्यू क्लियर होके 8 आएगी. 8 आप लिख के यहाँ छोड़ देते हैं अभी हम. और इस नंबर को मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर जाएगा n log m की तरह से log m to the power n. सो इट विल बी e to the power log 2 to the power n दिस नंबर. इसको चलिए अभी शॉर्ट में समझने के लिए हम m वगैरह लेट कर लेते हैं, राइट. चलिए दूसरे कलर का मार्कर नहीं है. 2 to the power and can I write this one? So I am writing this whole number as a m is greater than equals to, और ये हमारे लिए बन चुका 2 to the power 3, राइट. ये 8 था, वो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में देख लेंगे इसको क्या लिखेंगे. अच्छा, e to the power log ऑफ और यहाँ कुछ भी नंबर हो अगर सेम बेस के साथ में एक्सपोनेंट पे अगर वैल्यू दे रखी है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 to the power m. 2 to the power m बनेगा. लॉग के फॉर्मूले परफेक्टली क्लियर होने चाहिए. तो 2 to the power और m की जगह यही नंबर आ जाएगा गाइस, mod z plus 3 and mod z minus 1 डिवाइडेड बाय दिस इज mod z plus 1 और वापस मॉडुलस कर रखा है इसने, राइट. तो ये क्लियर हो गया. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2 to the power 3. अब वो लिखने का रीज़न ये है एक्सपोनेंट हम इसके कंपेयर कर लेंगे, ठीक है. सो जस्ट कंपेयर द एक्सपोनेंट हियर. ये वैल्यू आपको देगा, दिस विल बी द mod z plus 3 mod z minus 1 डिवाइडेड बाय दिस वन mod z plus 1 और इसका फिर मॉडुलस कर रखा है इसने. एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स. एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, दैट कैन मल्टीप्लाई, मीन्स पूरे दोनों तरफ. आप इनइक्वलिटी में ऐसा बोलेंगे कि हम आइडियल कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 विच इज़ एन अ पॉजिटिव वैल्यू, तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये नंबर भी इधर मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ इसको. मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ z और माइनस मॉड ऑफ z प्लस 2 मॉडुलस ऑफ z एंड माइनस 3, तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस इज 3 टाइम्स ऑफ. अब देखिए डबल मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम 3 मॉडुलस ऑफ z एंड प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है. एंड कम टू द क्लियरिटी फॉर दिस वन, दिस इज मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z बचेगा गाइस, एंड दिस इज माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पहुँच गए. अब इसके बाद में ये इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप. 6 के आ जाएंगे 3 2 माइनस 3 2, सो मॉड z माइनस 3 लिखेंगे एंड दिस इज मॉड z प्लस 2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ देर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. ये जो मॉड z प्लस 2 है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है. देखिए इनइक्वलिटी में यही बातें मैंने बताई थी कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मॉड z प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. सो it has no role in deciding about the inequality to be negative or positive, ठीक है. कब वो लेस देन होगी ग्रेटर देन होगी वो ये फैक्टर बिल्कुल डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये हर केस में पॉजिटिव ही होने वाला है. सो दैट्स वाई वी कैन रिमूव दिस फैक्टर. जब कोई इनइक्वलिटी आप सॉल्व कर रहे होते हैं और कोई फैक्टर वो इनइक्वलिटी को लेस देन और ग्रेटर देन डिसाइड करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट मीन्स यू कैन रिमूव दैट फैक्टर, राइट. सो इसको आप हटा देंगे. मॉड z माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 3 और 3 से बड़ी वैल्यू होगी. सो मॉड z मिनिमम वैल्यू पूछी थी उसने, द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z
इज 3, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 3 या 3 से बड़ी है. सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी ट्राइंगल ऑफ इनइक्वलिटी, और उसको यूटिलाइज करने वाला एक और बेस्ट एग्जांपल है. इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 6/z इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z. देखिए सवाल ध्यान से देख लीजिए. वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z. अब हम उस ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी को यूज करेंगे. किस तरह से हमने उसको वर्कआउट किया था. यहाँ पे एक वैल्यू गिवन होती है और इस वैल्यू के बारे में पूछता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल ऑफ इनइक्वलिटी के लिए इस मॉड z को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज मॉड z माइनस 6/z राइट प्लस 6/z. देखिए ये तो लिख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. माइनस सेम वैल्यू प्लस सेम वैल्यू, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन लाइक दिस. और अगर मुझे ये चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वैल्यू को, ये दो ब्रांचेस हैं ट्राइंगल की, अगर उसका यहाँ सम हो रखा है, सो दिस इज लेस देन, तो हमें प्रॉपर्टी वो यूज करनी पड़ेगी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और थर्ड साइड इज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स, उसका यूज करना पड़ेगा. सो उसको आपको लिखना पड़ेगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू, फर्स्ट साइड लिख लेंगे ये वाली z माइनस 6/z एंड सेकेंड साइड 6/z. देखिए इस तरह से लिख दिया जाएगा. उसके पीछे रीजन है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे जो कि गिवन है. ठीक है, सेकेंड वैल्यू पे वर्क होगा. तो अल्टीमेटली ये जो मॉड z है, मॉड z को आप अटैच कर सकते हो ऐसे लेस देन, और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज द 4 प्लस और 6 बाय मॉडुलस ऑफ z. तो 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ z आप इस तरह से लिख सकते हैं. ये चीज़ हो गई. अब आप देखिए ये इजी हो गया कि अगर यहाँ इनइक्वलिटी है और मॉड z इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल उससे मल्टीप्लाई कर देने का, और ये लिखा जा सकता है मॉड z स्क्वायर लेस देन 4 मॉड z प्लस 6 राइट. और यू कैन राइट द मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 6 है. ठीक है ना, माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0. थोड़ा वैसे सॉल्व करना है तो आप एक काम कर लेंगे, मॉड z का स्क्वायर माइनस 4 मॉड z प्लस 4 दे देते हैं इसे, और 4 इधर आ जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा गाइस ये. ठीक है, ये मैं खाली होल स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज मॉड z माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, एंड माइनस इसको हम √10 का स्क्वायर लिख देते. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 राइट. तो इसके जो दो फैक्टर्स होंगे, या चाहें आप इस नंबर को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, मॉड z माइनस 2 का स्क्वायर लिख लो लेस देन इक्वल्स टू मॉड √10 का स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट. तो इस उस इनइक्वलिटी को हम इस तरह से लिखते हैं. सो मॉड z माइनस 2 इज लाइंग बिटवीन द √10 एंड माइनस √10. ये हटा दें. सो दैट इज लाइंग बिटवीन द माइनस √10, इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी राइट. अगर ओवरऑल 2 ऐड करते हैं आप, तो 2 माइनस √10 हो गया, इज लेस देन मॉड z इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस √10. सो 2 इज एडेड एवरीवेयर राइट. इट मीन्स व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा संभल के, इसने ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. क्वेश्चन ये था फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, उसकी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. तो उस पर एक काम करना पड़ेगा. ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हम निकाल चुके, द ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 प्लस √10 राइट. इसकी जो मॉड z की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो चुकी है. और √10 को अगर हम देखें तो √10 की वैल्यू होती है अराउंड 3.162 राइट. सो दिस इज 5.162 के आसपास आ गया राइट. बट it is needed to find out the greatest integral value, and the greatest integral value will be the 5. तो वो जो 5 हो जाएगी, जो आंसर आपको चाहिए इसका, that will be the 5. देखिए हमने निकाला 5.162, but this is not a integral one, greatest and also the integer, so that is the answer is 5. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस सारी पढ़ी हैं तो वो उसी का यूटिलाइज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है. लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू द सी बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 प्लस z2 मॉड्यूलस इज √3 एंड modulus of z1 equals to modulus of z2 is 1. then find the z1 minus z2 का मॉडुलस. तो z1 प्लस z2 मॉडुलस गिवन है, z1 मॉडुलस अलग से गिवन है, z2 मॉडुलस भी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द z1 माइनस z2 मॉडुलस. तो इसके लिए वो जितने हमने रिजल्ट्स लिखे थे वो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो बहुत फास्ट काम हो जाएगा. हमारे पास में था फॉर्मूला z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. ये फॉर्मूला यदि याद है, ये एक्सटेंशन, तो विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर देंगे क्योंकि z1 प्लस z2 दे ही रखा है इसने. तो √3 से 3 हो जाएगा इक्वल्स टू ये दोनों वैल्यूज 1 1 है, 1 प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. सो दिस इज 1, सो वी कैन राइट द this is 2 real part of z1 z2 bar is equals to 1. अब अगर हम z1 माइनस z2 के मॉड को खोलते हैं, वो वैल्यू निकालनी है. z1 माइनस z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस आता है, फिर -2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. फॉर्मूला याद है तो फटाफट काम हो जाएगा. तो आपके पास में ये 1 + 1 आएगा और माइनस इस 2 सहित इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, राइट. तो ये हो गया 1 एंड z1 माइनस z2 मॉडुलस स्क्वायर 1 है, सो उसका रूट लेंगे z1 माइनस z2 मॉडुलस भी 1 ही होगा. यहाँ प्लस माइनस 1 के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिर मॉडुलस वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं. सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है and that is the representation of a complex number into the geometrical form, into polar form, into exponential, or it is also called the Euler form. polar form को trigonometrical form भी बोलेंगे, राइट. तो ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली सभी बच्चों को सीखना है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे मास्टरी करनी है तो ये वाला जो पार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दीज फॉर्म्स, और ये आपस में इंटर रिलेटेड है. अगर आपने पहली चीज सीख ली तो दूसरी हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी, राइट. सो फॉर दिस यू हैव टू चेक द मीन्स लेट्स से द कॉम्प्लेक्स नंबर इज mod z इक्वल्स टू सिंपली z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, ठीक है. इसमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको ये चेक करना है कि वो रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है. दिस इज द एफिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सिंपली उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर करा के वहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए उसके, और रियल एक्सिस दिस इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोलेंगे. और जो एक्स एक्सिस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज द रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजनरी एक्सिस into the geometry of complex number, right. So this is the real axis and let's suppose this complex number is making some theta angle with the real axis and this is known as the argument of complex number, ठीक है. और वो origin से जो distance है उसकी complex number की OP is called the modulus of z and this is given by the root over x square plus y square एंड दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हम जानते ही हैं, ठीक है. और सेकंड पॉइंट होता है थीटा को हम क्या बोलेंगे, थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मीन्स द जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या सिंपली थीटा बोलो. इसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तब बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट if this theta is lying, I think principal right spelling है, right. So this is the pi और माइनस पाई के बीच में ये लाई कर रहा हूँ, ठीक है. बिटवीन -π to π जब ये वैल्यू होती है
देन इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मीन्स मुख्य, ठीक है, मेन जैसे बोलेंगे. सो दैट वैल्यू शुड लाई बिटवीन -π to π. या अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखेंगे तो उस तरह की वैल्यू मैं बताऊंगा किस तरह से निकालनी होती है. सो खाली आपको अगर दो चीज़ें मालूम है तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म थीटा एंड दिस वन. और अगर पोलर फॉर्म में आप जाएंगे, पोलर फॉर्म में सिंपली उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को r cos थीटा, दिस इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इस फॉर्म में लिख देंगे. देन इट बिकम्स द पोलर फॉर्म. वेरी इजी. जो r है यहाँ पे देखिए, इसको हटाया जाए, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है. और यहाँ पे भी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि दैट इज द मीन्स थीटा. थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट. ये चीज़ें हो गई. अब जब जो ये थीटा हमें मालूम पड़ जाता है और मॉड्यूलस ऑफ z मालूम पड़ जाता है तो सारी फॉर्म्स निकल के आती हैं. पोलर फॉर्म में आपको लिखना है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा. थीटा तो वही आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z है. और व्हाट अबाउट द r? r इज मॉड्यूलस ऑफ z. तो काम खत्म, बहुत इजी है, ठीक है. आपको जो थीटा यहाँ निकाला था उसी को r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वाले फॉर्म में लिखना है. सो दैट बिकम्स द पोलर फॉर्म. एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो दैट इज द z इक्वल्स टू r e रेस्ट पावर आइटा थीटा. तो ये आपका r वही r है, मॉड्यूलस ऑफ z, और थीटा वही आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो या इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलो, ठीक है, इस तरह से. अब देखिए, मॉड्यूलस ऑफ z निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो तो आराम से निकाल दोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. लेकिन जो थीटा होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए ऐसा होता है कि आपको 4 क्वाड्रेंट्स के थ्रू निकालना होता है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे केसेस बनेंगे. देयर कैन बी 4 केसेस व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो हम एक काम पहले करेंगे कि वी विल फाइंड आउट द वन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, इस बात को आप समझिए कि एक्यूट एंगल का क्या मतलब है. एक्यूट एंगल एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए एक हेल्पिंग एंगल है. सो दैट हेल्पिंग एंगल विल इवेल्युएट द थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हम निकालना चाह रहे हैं. एक्यूट एंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो अल्फा है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे भी अल्फा बोल रहे हैं और tan अल्फा हम ले लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर वही है आपका एक्स वाई. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका देखिए एक्स वाली डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है, लेकिन tan अल्फा हम लिखते हैं वाई अपॉन एक्स का मॉडुलस. मे बी पॉसिबल कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यही चीज़ चली जाए तो ऐसी जाएगी, और यही चीज़ अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे आएगा. उसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ से घुमा के इधर कर दिया जाए थर्ड में और फोर्थ में, तो पहले हम अल्फ़ा की बात समझ लें. व्हाट इज़ दैट एक्यूट एंगल, ठीक है, वो क्या है, और उसके थ्रू हम हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन करते हैं. सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज tan अल्फ़ा को हमने मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स लिखा है. सो व्हाट इज द अल्फ़ा? अल्फ़ा इज tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. सो इट इज़ ईजी हियर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपका x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, लेकिन हम अल्फ़ा यही देना चाह रहे हैं. तो अल्फ़ा यहाँ पे भी वही होगा बिकॉज इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स, राइट. और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर हो और ऐसे केस में यहाँ पे आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज इट्स पोजीशन इज PQRS, ये 4 पोजीशन डिफरेंट ले रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मूव कर रहा है. x और y की जो न्यूमेरिकल लेंथ है वो सेम है, बट नाउ इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. तो -x और -y नीचे गया, लेकिन अल्फ़ा तो आपका वही एंगल ये निकलेगा, दिस द सेम एंगल अल्फ़ा, और यहाँ पे भी एंगल अल्फ़ा ही निकलेगा. अब बात चलती है कि जब अल्फ़ा एक ही निकलेगा तो अगर वो अलग अलग क्वाड्रेंट में हुआ तो हम उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम अल्फ़ा निकाल चुके. कैन आई रिमूव दिस वन so that you can understand alpha is the tan inverse modulus of y by x. और अब हम देखते हैं कि अगर ये चारों क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जाता है तो किस तरह से उसको लिखना रहता है. अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट इज़ लाइंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वेरी इजी यहाँ पे
क्योंकि जो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा लिखेंगे वो उसके अल्फ़ा के इक्वल ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई पॉजिटिव थे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से आएगा अगर, तो थीटा तो वो चीज़ होगी, थीटा ये होगा, थीटा ये होगा। ठीक है, थीटा इज द एंगल दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स विद द रियल एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, और लेकिन हमने अल्फा ये निकाला था, तो हमें जो थीटा देना है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा गाइस। सेकेंड केस में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, देन यू हैव टू राइट द argument of that complex number by the pi minus alpha, right? So that theta will be equals to pi minus alpha. Alpha is tan inverse of modulus of y by x. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था, इस केस में ये q था और x वाली वैल्यू नेगेटिव थी, y पॉजिटिव था, तो इस तरह से हमने बनाया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, अच्छा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में ये भी चीज़ देख चुके हैं, हमें पता है कि थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन पाई टू माइनस पाई, पाई से माइनस पाई के बीच में ही लाई करता है ये, राइट। जो भी एंगल आप बनाओगे इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, दैट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, अब आप यहाँ थर्ड केस की बात करें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में गिरता है, राइट, व्हेन इट इज गोइंग इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x भी नेगेटिव होगा डेफिनेटली, y भी नेगेटिव होगा। लेट्स से दिस इज द पी क्यू आर पोजिशन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, राइट। सो व्हाट, अब देखिए ऐसा है कि हमने बोला कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ऐसे केस में रियल एक्सिस के साथ में ये जो एंगल बनेगा इसका, ये आपके पास में पता है कि ये आपका अल्फा एंगल है, बट वी वांट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो रियल एक्सिस के साथ में एंगल जो बन रहा है इसका, ये ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 180, इट इज़ ग्रेटर देन 180। तो ऐसे केस में यहाँ जो एंगल लेते हैं गाइस, वो हम लेते हैं इधर क्लॉकवाइज लेंगे, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव ऐड किया जाता है, राइट। और ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी द पाई माइनस अल्फा, बट द थीटा विल बी नेगेटिव, इसलिए काउंट करेंगे दिस इज पाई माइनस अल्फा। ये एंगल वाइज इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पाई माइनस अल्फा है, लेकिन इसको हमने मेज़र किया क्लॉकवाइज। इसको मेज़र करने के लिए हम इस तरह से गए क्लॉकवाइज, सो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव। हियर द थीटा इज रिटन एज द माइनस पाई प्लस अल्फा इज द एंगल हियर, राइट। अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जाता है, कैसे मालूम चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो उसके लिए जो पोजीशन है उसकी, कि आपका जो x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसमें उसका रियल पार्ट ऑफ z इज द पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z विल बी द नेगेटिव, सो दैट यू कैन नो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉलिंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर गिरता है तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे जब हम लिखेंगे थीटा को, तो वही काम करना पड़ेगा, थीटा इक्वल्स टू, हमें इसको इधर ये मेजर करना पड़ेगा, और ये एंगल अल्फा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा, सिंपल, राइट। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में हमने लिखा था, फर्स्ट केस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा से आप उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिरता है तो उसमें जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो पाई माइनस अल्फा से लिखा जाता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इट इज़ लाइंग इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, देन इट इज़ गिवन बाय द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय द माइनस पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एक्यूट एंगल, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स का मॉड, इट इज ऑलवेज एक्यूट वैल्यू, राइट। तो ये आ जाएगा, और फोर्थ में थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा से आ जाएगा। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है, सपोज यू हैव टू राइट इट इनटू द पोलर फॉर्म, तो बहुत आसान काम है, क्योंकि थीटा आप ये यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म से आप निकाल चुके, ठीक है ना, वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से निकाल चुके, तो फिर पोलर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। ये जो r है मॉड z होता है, बताया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और एक्सपोनेंशियल या आइलर फॉर्म में लिखना है तो z इक्वल्स टू r e रेस्ट फॉर आइटा थीटा, उस फॉर्म में आप लिख देंगे, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। खाली फर्स्ट फॉर्म और क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट का डिसाइड करके और उसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वही निकालना
एज पर द 4 क्वाड्रेंट कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट. अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ z इज वेरी इजी, writing into the polar form is very easy and writing into the exponential form is very easy, right? तो उस तरह से काम हो जाएगा. इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो गाइज दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन, और लेटेस्ट क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ रही हैं. इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा और उसके बाद में सॉल्व भी करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन और ये इंटीजर टाइप में पूछा था एंड इन जेई मेन 24 फरवरी 2021. सो लेटेस्ट क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट करना यहाँ पे इसकी डिमांड है. देखिए क्या है, इफ़ -1 प्लस √3 आइटा पावर 21, 1 माइनस आइटा पावर 24, 1 प्लस √3 आइटा पावर 21, 1 प्लस आइटा पावर 24 इक्वल्स टू k. अगर ये k वैल्यू गिवन है एंड n इज द मॉड्यूलस ऑफ k का GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज की निकालनी है. दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. देन n जब आप वहाँ से एक इंटीजर वैल्यू निकाल लोगे, वो n यहाँ प्लेस होगा समीशन में j इक्वल्स टू 0 to n प्लस 5 ऑफ j प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ j इक्वल्स टू 0 to n प्लस 5 ऑफ j प्लस 5. ये वैल्यू फिर बाद में निकालनी है. तो पहले देखिए होल सोल वर्क, बहुत लेंदी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, ठीक है. और ऐसे टाइम पे चॉइस में इसको छोड़ना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये 5 से 6 मिनट तो लगाएगा ही लगाएगा, आप कितना भी इसको स्पीडली सॉल्व करें, क्योंकि वैल्यू सारी प्लेस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है. यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि -1/2 प्लस, और देखिए डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिखने के तरीके हैं वो सीखने होंगे कि किस तरह से √3 आइटा बाई 2 अगर हम देंगे पावर 21 कर दिया गाइस, और यहाँ नीचे अगर ये फॉर्मेट आता है तो ये 1/√2 माइनस आइटा बाई √2 आएगा कि पावर 24 मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये वाला नंबर चला गया आपका नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ये आएगी 2 की पावर 21, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, राइट. और ये है √2 की पावर 24, तो ये काउंटर बैलेंसिंग के लिए ऊपर जाएगा, 2 की पावर 12 जाएगा, 2 की पावर 12 लिख सकते हैं, काउंटर बैलेंसिंग भी कर दी. ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली हम इसको एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म में लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, सेम वैल्यू है, ये भी नंबर तो वही करेगा, सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 12 माइनस ये 1/2 और सेम वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करता हूँ गाइस, एंड दैट इज द 1/2 प्लस √3/2 आइटा की पावर 21, और नीचे आ जाइए 1/√2 प्लस आइटा बाई √2 द पावर 24. ये सब हमने लिखा और ये वैल्यू जो है k के इक्वल है. अभी k की वैल्यू एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद में सारा वर्कआउट हम कर देंगे. तो ये 1/2 टू द पावर 9 तो कॉमन आ जाएगा सब में, और यहाँ इसको देखिए आप क्या लिखेंगे, दिस इज -1/2. और ये फास्ट जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं तो ये यहाँ इस लेवल पे पता होना चाहिए कि x अगर नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल जो है ये cos 120 बनाएगा, cos 120, बिकॉज साइन दिस इज ऑल्सो साइन 120, तो 2π/3, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं. और इसका जो मॉड निकालेंगे, दिस इज 3/4 प्लस 1/4, मॉड वैल्यू 1 है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं e टू द पावर आइटा 2π/3, राइट. और पावर है इस पे 21, पावर 21 है, तो चलिए 21 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. और नीचे वाले नंबर को देखेंगे, नीचे वाला नंबर क्या आ रहा है, 1/√2 cos π/4, बट दिस इज x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट इज कमिंग इन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में जब आता है तो थीटा इक्वल्स टू -α लिखते हैं, और ये cos π/4 की वैल्यू है. एंड अगेन द मॉडुलस वैल्यू सेम, मॉडुलस इसका r की वैल्यू 1 ही है, तो वो तो सारी चीज़ें r खत्म हो रहा है यहाँ पे, और थीटा इक्वल्स टू -α लिखेंगे, सो e⁻⁻ π/4, और इस पे पावर 24 आ रही गाइस, पावर 24. अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं. इसी तरह से ये 1/2 बाहर निकल चुका. यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज द cos 60 वैल्यू, e⁻⁻, और cos 60 ये sin 60 है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है.
दिस इज़ पाई बाई 3 और इस पर पावर चली गई 21। आप बोल रहे हैं ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें आपस में, जैसे ये डी माइवर थ्योरम मैंने बोला डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज़ द रिवीजन कोर्स फॉर, यू कैन से द क्रैश कोर्स फॉर द राइट फॉर द जेई मेंस स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे डी माइवर थ्योरम का डायरेक्ट यूज़ कर दिया, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखिए cos पाई 4 और ये भी sin पाई 4 है, सो e टू दी पावर आइटा पाई बाई 4 आ गया गाइस, और इस पे पावर 24 है। अब इसी पूरी वैल्यू को सॉल्व करके अल्टीमेटली हम उस पर आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, राइट। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे 1/2 टू दी पावर 9 है कॉमन वाला पार्ट, और ये देगा 14 पाई ई रेस्ट पावर आइटा 14 पाई, और ये जो है 6, तो 6 माइनस 6 है तो प्लस 6 पाई उस पर ऊपर ऐड हो जाएगा पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से इस पे आ जाए, ये 7 टाइम्स कट करेगा 7 पाई और ये 6, तो 7 पाई माइनस 6 पाई ई टू द पावर आइटा 7 पाई माइनस 6 पाई यहाँ पे लिखना है मुझे, राइट, एंड इट इज़ इक्वल्स टू के। अच्छा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वैल्यू पे। सो इसको वैल्यू को फाइनलाइज करना है, सो 1/2 टू द पावर 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर आइटा 20 पाई, ठीक है, एंड प्लस ई रेस्ट पावर आइटा सिंपली पाई, और ये 20 पाई 2 पाई का 10 टाइम्स है, तो 2 पाई पे जो वैल्यू आती होगी cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई पे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, और cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई दैट वैल्यू इज 1, और cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, cos पाई इज -1, साइन पाई वैसे भी 0 होता है, ठीक है, तो ये बनाएगा -1। तो यहाँ पे तो गाइज वैल्यू हो गई 1/2 टू द पावर 9, दिस इज 1, दिस इज -1, द वैल्यू 0। जो हम जितना वैल्यू सॉल्व करने जा रहे थे k की वैल्यू थी, और k की वैल्यू यहाँ से हम n निकालने वाले हैं, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू, तो n तो क्या निकला, जब k 0 है तो काम ही खत्म हो गया, तो n की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ रहा है, सो k 0 का मॉडुलस लेना था, उसका GIF निकाला था। सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए सब वैल्यू प्लेस की रहती है इस टाइप से, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ इस मामले में कि क्या पता आपने गलत वैल्यू निकाली हो, यहाँ पे उस पर मॉड लगा रखा है, फिर GIF निकाल रखा है, और मेरा तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो क्या मैंने गलत कर दिया। तो फिर वापस पीछे ऊपर से लेके नीचे तक रीचेक करोगे, वो आपके 2-3 मिनट फिर ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे गए हम, और अब हमारे पास में n की वैल्यू 0 आ गई है, n की वैल्यू 0 आ गई, उठा के यहाँ रख देने का, सो देयरफॉर इट इज़ इक्वल्स टू, समीशन लगाओगे j इक्वल टू 0, और n 0 है तो 5 ही आएगा, j प्लस 5 का स्क्वायर होगा, माइनस समीशन ऑफ j इक्वल टू 0 से, j इक्वल टू 0 से ये 5 होगा, j प्लस 5, राइट, और फिर अब आप लिख देंगे वैल्यूज़ को, इसको की वैल्यू का स्क्वायर है ये, राइट। तो ओपन करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं j 0 पुट करूँगा तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और वहाँ तक की वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे, तो बेस्ट तरीका है इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, ओपन करके ही इसमें लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज प्लस 10j प्लस 25, ठीक है, ये एक नंबर हो गया, माइनस समीशन ऑफ j प्लस 5 माइनस समीशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू 5j, और माइनस समीशन ऑफ 5 है और 1 यहाँ लगेगा, j इक्वल टू 0 से 5 तक आएगा, तो समीशन ऑफ j स्क्वायर, अच्छा 10j में से 1j जाएगा 9j, तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, j इक्वल टू 0 टू 5, मेरे ख्याल से इतनी जगह होती नहीं है, लेकिन ये कुछ सवाल दे दिया तो ये सारी वैल्यूज़ तो लिखनी पड़ेंगी। 10j वाले में से एक j जाएगा 9j, सो 9 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू 5 जाएगा गाइस, और प्लस 25, ये 25 का है, 25 में से ये 5 वाला माइनस हो रहा है, तो 20 टाइम्स बचेगा, 20 टाइम्स समीशन ऑफ 1 बचेगा, j इक्वल टू 0 टू 5 बचेगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए ये जेई मेन में दिया हुआ सवाल है, आप देख रहे हैं, दिस इज ऑन द 24th of February, तो ये सवाल तो चॉइस में छोड़ के जाना है,
आपके पास में इंटीजर टाइप 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 ही करने होते हैं, इसको पक्का छोड़ के आना है, क्योंकि न तो आपके पास में ऐसे सवाल को सॉल्व करने की जगह बोला मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो आपको कई तरह की इस क्वेश्चन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसका यूज़ दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा सवाल आपको एग्जाम में आ जाए तो पक्का कर लीजिएगा, छोड़ के आना है इसको, है ना, इसको नहीं करना है यार। ये आप करने लगे तो ये आपका कितना टाइम खाएगा, और बीच में कहीं कन्फ्यूजन हो गया तो फिर तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा इसमें। सो समीशन ऑफ दिस इज जे स्क्वायर, और जे की वैल्यू 0 पे तो कोई नंबर मिलेगा नहीं, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिलेगा, तो n नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर आएगा, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 5 2 जा 10 11 बाई 6, ये हमने इसको ऐड कर दिया, प्लस 9 टाइम्स ऑफ 0 पे कोई नंबर नहीं, 1 2 3 4 5, सो नेचुरल नंबर n प्लस 1 बाई 2, ये हमने ऐड कर दिए, प्लस 20 टाइम्स। और देखिए यहाँ इस पॉइंट पे भी यहाँ पे एक सिली मिस्टेक, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस इस पॉइंट पे भी है। j इक्वल टू 0 to 5 तक की जो वैल्यू है गाइज, वो बाई मिस्टेक आप 5 मत लिख दीजिएगा, हर बार बोला 1, क्योंकि जब j इक्वल टू 0 प्लेस कर रहे हैं और कांस्टेंट समीशन में 1 है तो भी 1 दे रहा है, 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है और 5 पे, तो टोटल 6 वैल्यूज प्रोड्यूस हुई इसमें, तो यहाँ 20 इंटू 6 आएगा, राइट। तो ये मिस्टेक होने की जगह, सो 11 5 जा 55 प्लस एंड दिस इज 3 एंड 135 प्लस एंड दिस इज 120, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप ऐड करेंगे, राइट। सो 310 इज द आंसर। नाउ मुझे आंसर चेक कर लेंगे, यस इट इज राइट, 310 इज द आंसर। और पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या गाइस, कि ऐसे सवाल को अगर जेईई मेन में आता है, सीखने की बात है कि ये सवाल जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें कहाँ शॉर्ट किया हमने, सब चीज़ें जितना जो शॉर्टकट लगा सकते थे, पोलर फॉर्म में लिखने थे 4 नंबर तो फटाफट लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद में वर्कआउट कर दिया, ठीक है। तो उसके बावजूद ये इतना टाइम जितना भी लिया इसने वो आप देख रहे हैं। सो यू हैव टू लीव इट इनटू द, पहले देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से कि ये अटेम्प्ट करने लायक है भी है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ईजी होता है बट वहाँ पे वो लेंदी होता है, तो ऐसे सवाल को भी आपको चॉइस में छोड़ना है, ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, जैसा मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक 1 शॉट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए 2 शॉट मारने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। एक शॉट में हमने यहाँ तक हम लिया है इसको चैप्टर को, और इसके आगे अभी हम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ तक आए हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट में जो हम पूरा उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो ऑन 30th ये आपका आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट डे ही मैं जो है सेकंड जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ले आऊँगा। उसके बाद में हम एंटर करेंगे गाइस कैलकुलस पार्ट में, कैलकुलस में एंटर करेंगे, 12th के चैप्टर्स लेना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन से हम स्टार्ट कर देंगे, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, and then we'll go to the differentiation and we'll go to the application of derivative। जैसा मैंने बताया था अगर कैलकुलस लूँगा तो मैं पूरा एक सीक्वेंस में आगे तक चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में 12th के जो चैप्टर्स हैं उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको पूरा शेड्यूल आपको दे दूँगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज आके बढ़ती रहेगी। सो ये वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए, फ्रेंड्स को 1 शॉट वीडियो अगर इस तरह का चाहिए। Subscribe the channel also and share it. All the best guys.